Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni and today हम डिस्कस करेंगे गुजकेट पेपर नंबर 2 और अब हम चालू करने जा रहे हैं गुजकेट टेस्ट सीरीज। हमने पेपर नंबर 1 भी दिया है, आज हम पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। हम यूट्यूब के ऊपर धूम मचाने वाले गुजकेट्स के जब से सबसे ज़्यादा पेपर सिर्फ डॉक्टर नीरव सोनी के ही मिल सकते हैं। जैसे आप सर्च मारोगे डॉक्टर नीरव सोनी गुजकेट पेपर, पहला सॉल्यूशन हमारा ही होता है गुजकेट का। तो आप गुजकेट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी गुजकेट पेपर नंबर 2। लेट्स रॉक। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूटेशन रेट्स आर अफेक्टेड बाय। म्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन मीन्स व्हाट? हमारी बॉडी के अंदर डीएनए चेंज होना। तो डीएनए चेंज किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, एक्सरे की वजह से हो रहा है, गामा एंड बीटा रेडिएशन की वजह से हो रहा है कि ऑल ऑफ द एबोव? तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबोव। क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? म्यूटेशन रेट इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स ओवर द टाइम। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एक्सरेज एंड गामा एंड बीटा रेडिएशन। सो ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट ओवर हियर। सेकंड में बात करूंगा कॉजेज ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है? आपको मुझे आंसर बताना है। मिमिक्री क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन लिखा है अटैक, ऑफेंस बोला है, डिफेंस भी बोला है, बोथ एंड भी बोला है, एंड आइसोलेशन भी बोला है। आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए बोथ एंड बी, क्योंकि मिमिक्री किसकी वजह से होता है? आपने कौन सा चैप्टर के अंदर सीखा था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिमिक्री किस कौन से चैप्टर के अंदर वर्ड आया था? आंसर आएगा ऑप्शन 3 बोथ एंड बी शुड बी राइट ओवर हियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन है? इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर 3 थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर 4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का रोल क्या है आपको मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा प्रोजेस्टेरॉन, बट क्यों? क्यों प्रोजेस्टेरॉन आएगा? तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलूंगा, आपको सुनना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। In this oral contraceptive pills, estrogen and progesterone are two female sex hormones, and combination of this prevent ovulation. Then oral contraceptive pills are of two kinds. One is called combined pill, or second is called progesterone pill. Combined pill is made up of 200 mg of synthetic estrogen hormone and 10 mg of progesterone hormone. 200 mg of estrogen hormone and 10 mg of progesterone hormone. Progesterone pills called mini pill, made up of only progesterone hormone. So option 1 should be right over here. Question number 4. Mainly which type of hormones control the menstrual cycle in human beings? कौन से टाइप के हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एलएच ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 एफएसएच भी कंट्रोल कर रहा है, एलएच भी कंट्रोल कर रहा है, प्रोजेस्टर ईस्ट्रोजन भी कंट्रोल कर रहा है, और 15 डेज से लेकर 28 डेज तक प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ हाई होता है। ये प्रीवियस ईयर गुजकेट क्वेश्चन था। आंसर आएगा थर्ड, एफएसएच, एलएच एंड ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू दी। किसके साथ बाइंड होता है? से फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 3 प्रोसेस सीखी थी हमने, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए किसके साथ बाइंड होता है? तो मैंने आपको एक टोटोरा बुक का ग्राफ दिया था। इनिशियल
प्रोटीन सिंथेसिस करता है तब वो स्मॉल पार्ट ऑफ रिबोसोम के साथ बाइंड होता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ रिबोसोम। इसके बाद इलोंगेशन के अंदर 3 साइट होती है, मैंने बोला था, एक्सिट साइट, पेप्टाइडल साइट और एमिनो एसिड साइट। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, द स्मॉलर रिबोसोमल सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म? ओवम कहाँ पर स्पर्म रिसीव करता है? देखो, ओवम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर, जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। थर्ड लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बट स्पर्म रिसीव कौन से पोल के थ्रू कर रहा है? तो आंसर आएगा वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। और एक कोरोना रेडिएटा की खासियत है, एक बार स्पर्म एंटर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स, अदरवाइज वी कैन से दैट टू प्रिवेंट द पोलिस्पर्मी। क्लियर? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। डिफोरेस्टेशन डज नॉट लीड, डिफोरेस्टेशन डज नॉट लीड क्या नहीं कर रहा है? सॉइल इरोजन तो कर रहा है, लोकल वेदर कंडीशन को भी अल्टर कर रहा है, नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड एनिमल को भी अल्टर कर रहा है। तो आंसर आएगा एक न्यूट्रिएंट साइकिल, वो लीड नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट हियर। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज हार्मफुल ऑफ ओजोन टू ओजोन? कौन करता है? मैंने बोला था एक क्लोरीन के मोलिक्यूल जो होते हैं वो 1,00,000 ओजोन मोलिक्यूल को डिकम्पोज कर रहा है। तो आंसर आएगा फोर्थ। Chlorofluorocarbon are the compound which are used as a coolants in the air conditioning system, refrigerators and coolers, etc. The chlorofluorocarbon, when released into the atmosphere, it reacts with the ultraviolet rays, UV rays, to form a chlorine atoms, which destroy the ozone layer and result in the thinning out of the ozone layer, also known as ozone hole. Ozone hole का मीनिंग क्या होता है कि ओजोन के लेयर थिनिंग हो जाना, दिस इज कॉल्ड ओजोन होल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ब्लैंक इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। सबसे इजी है। कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जहां पर हम ब्रीडिंग और रेजिंग को लाइव स्टॉक करते हैं? आंसर सबसे इजी है, एनिमल हस्बेंडरी। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला था कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, ये आपको मुझे बताना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट is called, this is called trophoblast, this is called trophoblast और inner group of cell mass is called inner cell mass। तो आंसर आएगा आउटर मोस्ट लेयर पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। मिल्क इज कन्वर्टेड बाय कर्ड, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय, सबसे इजी है, बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होंगे? लैक्टो एसिडोबैसिलस। और ये मिल्क टू कर्ड भी कन्वर्ट करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और विटामिन B12 जिसको हम बोलेंगे साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। आंसर आएगा बैक्टीरिया 11th के अंदर ए, क्योंकि milk is converted into curd by the action of bacteria. This is known as lactobacillus. And it multiplies and promote the formation of curd in milk by converting milk protein casein into lactic acid। सबसे इजी है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द बायोलॉजिकल सीजर कौन है? डीएनए को काटने के लिए सीजर कौन होता है? तो आपको समझ में आ गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। What is the function of gyrase? What is the function of ligase? What is the function of helicase? Let me know in the comment section। कमेंट सेक्शन के अंदर तीनों चारों के फंक्शन मुझे लिख के बताना है।
बायोलॉजिकल सीजर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड बायोलॉजिकल सीजर बिकॉज दे क्लीव और कट डीएनए एट और नियर द स्पेसिफिक recognition site. This is called as restriction site. They act as an important tool for gene modification and are widely used in the process of transformation and transfection etc. हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में. If a population of 15 paramecium present in a pool increase to 150 after an hour, पहले पॉपुलेशन कितनी थी पूल के अंदर? 50 थी, उसके बाद 150 आ गई, तो ग्रोथ रेट कितना हुआ? ग्रोथ रेट कितना हुआ? 100 पर आवर हुआ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 100. पहले 150 था, फाइनल कितना? 150 था, उसके बाद इनिशियल कितना था? 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 हुआ. आंसर आएगा 100. क्लियर? हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में. कार्सिनोमा रिफर्स टू. कार्सिनोमा रिफर्स टू क्या कर रहा है? कार्सिनोमा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया का मीनिंग होता है ब्लड कैंसर, और मोस्टली कैंसर के पीछे ओमा वर्ड लगता है. जैसे लिम्फ का कैंसर लिम्फोमा, स्किन का कैंसर मेलेनोमा, मसल्स का कैंसर सार्कोमा. क्यों मसल्स का सार्कोमा बोला? क्योंकि सार्कोमियर इज द structural and functional unit of the muscles, that's why it's called sarcoma. Carcinoma refers to malignant tumor होती है of the skin and mucous membrane. क्योंकि बिनिंग ट्यूमर होती है, वो स्प्रेड नहीं होती है, that's why it's called नॉन स्टेडी ट्यूमर. बट मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, वो बिनिंग ट्यूमर होती है, वो स्टेडी ट्यूमर होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, वो नॉन स्टेडी होती है, वो रोटेटिंग ट्यूमर होती है, एक जगह पे फिक्स नहीं होती है. तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वो स्प्रेड ओवर हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. द ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टर्म एज. एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक. क्लियर? एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक स्टेज बोला है. ये आपके नॉलेज बार क्वेश्चन होगा, बट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ. एक ड्रग है, उसका नाम है थालिडोमाइड. थालिडोमाइड ड्रग लेते अगर प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसके अंदर टेराटोजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इट इज़ ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एम्ब्रियो. तो टेराटोलॉजी यानी कि बेबी को कील कर लेना, एम्ब्रियो कील हो जाता है, और कील हो जाता है इसीलिए तो हमने बोला एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इसकी इफेक्ट आती है, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी. देखो फर्स्ट वर्ड लिखा है गेरोंटोलॉजी. जेरोंटोलॉजी क्या होता है? जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. जेरोंटोलॉजी क्या होता है? एजिंग के लिए हम स्टडी करते हैं. Teratology is the science that studies about mechanism and patterns of abnormal development. और थर्ड वन तो लिखा है एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. सबसे इजी है, तो आंसर आएगा टेराटोलॉजी. बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में. द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis. बेसिलस thuringiensis क्या होता है? बीटी. वो कब एक्टिव हो जाता है? क्योंकि मैंने बोला था मिड कट ऑफ alkaline pH. That's why score option number 3 should be right. Alkaline pH of gut of insect convert inactive prototoxin into active toxin. This kill the insect. हमने ऐसा सीखा था एनसीईआरटी के अंदर. हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में. द सेल डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte इज सस्पेंडेड एट. सस्पेंड हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte कब बनता है? ग्राफियन फॉलिकल में रिलीज होता है. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर वो सस्पेंड हो जाता है, उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है. यस और नो? तो आंसर आएगा मेटाफेज 2. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे. वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज एन एंजाइम टू ट्रीट एम्फीजेमा.
यूज टू ट्रीट एम्फीजिमा। आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस क्या होता है? ये हमने बनाया, ट्रांसजेनिक राइस है। अब मैंने आपको वर्ड दे दिया, ऑप्शन नंबर आप फाइंड कर लो। ट्रांसजेनिक राइस कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग अ जीन फॉर कैरोटीन। कैरोटीन इज ए बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता? ब्लाइंडनेस नहीं होती, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, जेरोप्थेलेमिया नहीं होता। अगर नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो हम बोलेंगे जेरोप्थेलेमिया। बायोलॉजी के अंदर उसके लिए वर्ड दिया है जेरोप्थेलेमिया। क्लियर? पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, बट हम राइस खा लेते तो हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैसी हो जाती है? दूर हो जाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनाल्डिहाइड। याद करो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इन ई कोलाई द लेक ओपेरॉन गेट स्विच ऑन व्हेन। स्विच ऑन क्यों होता है? याद करो, लेक ओपेरॉन के अंदर IPOZYA किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन दिया था। ड्यू टू लैक्टोज इज ए इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंस होगा, डीएनए में से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में से प्रोटीन बनता है। कौन से टाइप का प्रोटीन बनता है? रिप्रेसर टेट्रामर प्रोटीन। इफ लैक्टोज मोलिक्यूल एज ए इंड्यूसर प्रेजेंट ओवर हियर, देन साइंटिस्ट ने सबसे पहले लैक्टोज नहीं फाइंड किया था, एलो लैक्टोज डाला था, क्योंकि लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई। सो साइंटिस्ट ने लैक्टोज को मॉडिफाइड करा, एलो लैक्टोज डाला। थोड़ा थोड़ा एलो लैक्टोज डिजोल्व हुआ, वो गया इंड्यूसर के पास, एमआरएनए के पास, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन बन के कहाँ पर बाइंड हुआ? टेट्रामर के साथ। तो लैक्टोज की जगह वहाँ पर थी, तो लैक्टोज बाइंड हो गया। लैक्टोज बाइंड हो गया तो रिप्रेसर टेट्रामर प्रोटीन कैसा हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। इट डज नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट के साथ बाइंड ही नहीं हुआ, तो प्रोमोटर साइट के ऊपर जो एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज, उसने जीन को ट्रांसक्राइब कर दिया। ZYA, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। आंसर क्या आएगा? In E. coli, the lake operon gets switch on when lactose is present. It is an inducer. Then it bind to the repressor and breakdown of the repressor protein. That's why repressor protein does not bind to the operator side. This is known as switch on. The concept was given by a Jacob and Monod. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। बायोलिस्टिक जीन गन इज ए सुटेबल फॉर। बायोलिस्टिक गन किसके लिए सुटेबल होती है? तो मैंने बोला था प्लांट के लिए। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू प्लांट सेल। प्लांट्स के लिए ही बायोलिस्टिक जीन गन सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज ए। क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, गुजके टेस्ट सीरीज 1 के अंदर भी बोला था कि प्रो इंसुलिन होता है, उसके अंदर चेन ए भी होती है, चेन बी भी होती है, और एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको सी बोला। चेन ए हैविज 21 amino acid, chain B having 30 amino acids, chain C having 31 amino acid. Both are joined together by disulfide bond, but when it is in mature form, then we do not require for the chain C, because already 51 amino acid over here. That's why it is removed when we form the mature insulin. So it is present in the proinsulin. When we convert into the proinsulin from the proinsulin, that's why it will be removed. So scientist ने remove कर लिया था during the maturation of proinsulin to insulin. हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। In the promoter site and terminator site for the transcription are located. NCERT के अंदर लेफ्ट पेज में दिया हुआ है डायग्राम, वो भी याद कर सकते हो। 5 days is called upstream and 3 days is called downstream end of the transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज एक ही डायरेक्शन को समझ सकता है, 5 days to 3 days। 5 days को मैं अपस्ट्रीम बोलूँगा, 3 days को मैं डाउनस्ट्रीम बोलूँगा। प्रमोटर साइट कहाँ पर होती है? यहाँ पे होती है। क्लियर? तो 5 days अपस्ट्रीम और यहाँ पे 3 days डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे प्रमोटर होती है, यहाँ पे टर्मिनेटर होती है। तो 5 days प्रमोटर होती है और 3 days डाउनस्ट्रीम के साथ क्या होती है? प्रमोटर साइट होती है। समझ में आ रहा है?
तो 5 days अपस्ट्रीम एंड 3 days डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। इन अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको मुझे बताना है कि हमने कौन सा केमिकल रिएजेंट डाला था और वो ऑरेंज कलर देता था। उसका नाम है, रेड टू ऑरेंज कलर देता था, शाइनी कलर, इथिडियम ब्रोमाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लियर। वो किसके हिसाब से इलेक्ट्रोफोरेसिस होता था? ड्यू टू चार्ज ओनली, साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशियो, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे 5:3 स्ट्रेंथ देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि डीएनए की कोडिंग स्ट्रेंथ दी हुई है, कौन सी दी हुई है? 5:3 ए टी जी ए ए टी जी, क्लियर। तो उसमें से आरएनए बनाना है। आरएनए बनाना है तो वो 5 days को 3 days को ही समझ सकता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, थाइमिन इज ओनली रिप्लेस बाय यूरेसिल। तो ये तो एक जगह थाइमिन की जगह यू लिख दो, बाकी एज इट इज आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्लियर। जब अगर 5:3 दिया है तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। आंसर आएगा 4। तुरंत ही आंसर आएगा 1। हाँ, क्योंकि थाइमिन की जगह यूरेसिल है, थाइमिन की जगह यूरेसिल है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट ओवर हियर। बट 3 days to 5 days दिया है तो पहले आप 5 days to 3 days कर लो, उसकी ऑपोजिट लिख लो डीएनए की। ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, बस 5 days to 3 days मिल गया। बस थाइमिन की जगह वहाँ पर यूरेसिल लिख दो, बस इतना ही काम करना है। बट ऑलरेडी you have 5 days to 3 days, so you cannot convert into the 3 days to 5 days. You have to convert only RNA by थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। इतना ही चेंज करना है, आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्रिपेयर द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन? सबसे इजी है, 15 से लेकर 28 तक। कौन सा हार्मोन का लेवल है? होता है प्रोजेस्टेरोन। इसे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोला गया है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। बात करेंगे इन RNAi genes are silences using double strand RNA because RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double strand of RNA molecules that bind to and prevent translation of the mRNA. This is called silencing mode. Answer आएगा double strand of RNA. Option number 3 should be right over here. क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 28 के बारे में। रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर टू, क्या होगा? रिस्ट्रिक्शंस इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर टू, वेरी मोस्ट टाइम बिग क्वेश्चन है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। सर हाउ कम, कैसे आएगा? तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 28 का, restriction enzyme belong to a class of family, large class of family, that's why it's called nucleases. To prevent the multiplication of bacteriophage in bacteria, they are used to cutting the DNA. Their specific position is known as recognition site as a palindromic sequence 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, मेन टू मेन क्लीवेज दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब आप देखोगे वो क्लीवेज कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो होनी चाहिए, फर्स्ट रूल है, और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीवेज कर रहा है, ऐसे एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है। सो वो क्लीवेज कर रहा है, बट ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की बात ही नहीं आती रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर। आंसर आएगा प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तीन तो मेन स्टेप थे, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी वही स्टेप थे। आपको मुझे बताना है, जब डीएनए में से एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए में से प्री मैच्योर एमआरएनए बन जाता है, उसमें से मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं, तब एमआरएनए में से एक्सॉन एंड इंट्रॉन पार्ट होता है। एक्सॉन एंड इंट्रॉन पार्ट कौन से पार्ट को रिमूव किया जाता है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
इवन प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड टू बी यूज एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड यूज एज ए वेक्टर बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कैसा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? आप सही जा रहे हो, एकदम ऑप्शन देख के सही बता देते हो, तुरंत ही आंसर बता देते हो, बिकॉज उसका रीजन क्या है बच्चा? एनसीईआरटी बार बार रीड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ये तो आपको पता ही है। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support the high number of copy DNA. Clear? Okay. हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लिनिकल जीन थेरापी बोलिए, एड्स के लिए तो कोई थेरापी नहीं है। हाँ, एड्स के लिए थेरापी आई है, हार्ट थेरापी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी एंटी रिट्रोवायरल थेरापी, हार्ट थेरापी बोलते हैं। कैंसर के लिए तो हमारे पास कीमोथेरापी है ही। क्लियर? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए तो हम लंग्स की ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर? और वो कौन सी टाइप की कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी। और SCID, सीवियर क्रोनिक इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो immune disorder. A first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old child with ADA, adenosine deaminase deficiency. बच्चे को ADA की deficiency थी, that's why ADA deficiency cause SCID, severe chronic combined immunodeficiency syndrome in with B lymphocyte and T lymphocytes are not formed. इसीलिए ADA का इंजेक्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। सबसे इजी है, मैंने बोला 4th जनरेशन आता है तो माइंड के अंदर एक ही चीज आनी चाहिए, टोटल 16 मिलती थी, क्योंकि 4th जनरेशन है तो 2/4। देखो आपको बनाना कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर 4th जनरेशन पूछिए तो आपको देखना है कितनी स्ट्रेंथ बनेगी, तो आपको 2/2, अगर 4th जनरेशन है तो 2/4 लगा तो आंसर आएगा 16। देखो 15-15 वाला तो बनता ही नहीं है, वो तो फिक्स है। 14-14 बनता है, अदरवाइज 15-40 बनता है, तो वो तो कंसिस्टेंसी 2 सेम तो रहता है। तो 60 में से 2 निकल गए तो बाकी कितने बने? 14। तो 1/7 कर दो, आंसर आएगा 017। सबसे ईजी है। द रेशियो ऑफ N15-15 रिमेन 0 इन ए subsequent generation all throughout the generation because 50-50 मिलता ही नहीं है। द रेशियो ऑफ N15 and N14 remains constant, remains 1, that N14 N40 increase। क्लियर? अरे ये आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो। क्लियर? अगर मैं 5th जनरेशन के बारे में पूछूं तो रेशियो कितना आएगा? 2/5, 32 आएगा। 0 तो 0 कॉमन रहेगा। N15 तो सब्सिक्वेंटली 0 है। N15-40 तो सिर्फ 2 ही रहने वाला है, और 30 बनेगा तो आंसर आएगा फिर से 1/15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऐसे कोई भी जनरेशन का रेशियो इजीली बना सकते हो। दिस इज माय शॉर्टकट टेक्निक। तो ऐसी शॉर्टकट टेक्निक जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड के साथ ये टॉपिक भी डिस्कस करो, और मेरी चैनल का वीडियो की जो लिंक है उसके साथ शेयर करो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्प्रेड हुए। और आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 33। अब प्रोटोटॉक्सिन इज ए, प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है? प्रोटोटॉक्सिन इज ए इनएक्टिव टॉक्सिन, आंसर होगा 4। अभी आया, बिकॉज बीटी टॉक्सिन इज ए प्रोटीन, दिस टॉक्सिन डज नॉट किल द बेसिलस because the Bt toxin protein exists the inactive prototoxin, but once an insect digests or ingests this type of inactive protein, it converts into the active form of toxin due to the alkaline pH of midgut epithelial cell, which is solubilize the crystal and creates a pore. That's why the death of Lepidoptera and bollworms. Is that clear all of you? हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। Silencing of a gene could be achieved through the use of by interference of RNA and antisense of RNA by both. Silencing of a gene could be achieved through the use of short interfering RNA
and intense RNA both. क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे. While the analyzing of the DNA of organism, a total number of 5386 nucleotide. 5386 nucleotide है. Adenine is 29%, guanine is 70%, cytosine is 32% and thymine is 70%. तो क्या हो सकता है? देखो सबकी वैल्यू अलग अलग. डीएनए अगर डबल स्ट्रैंड होता तो एक के सामने टी इक्वल होते हैं. मान के चलो से फॉर एग्जांपल 70% है, इक्वल होगा. जी के सामने सी भी इक्वल परसेंट होगा. बट यहाँ पे आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो एडेनिन की वैल्यू अलग है. ए के सामने टी की वैल्यू थाइमिन दी हुई है 17 दी हुई है. यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 70 है. ग्वानिन 70% है, साइटोसिन 32% है. यानी कि ये जो डीएनए होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. बिकॉज Sargraf rule state that the DNA from any cell of an organism should have 1:1 ratio base pair rule of pyrimidine and purine bases. This means that the amount of guanine is equal to cytosine and the amount of adenine is equal to thymine. अभी मैंने बोला ए के सामने टी होना चाहिए, जी के सामने सी होना चाहिए. This pattern is found in the both strands of the DNA, not a alone strand of DNA. In this case, the percentage of adenine is not equal to that guanine and same holds true the cytosine and thymine. Hence, it is a single strand of RNA, DNA. Clear? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे. Which of the following is an example of a disease of molecular mutation? मोलिकुलर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, GAG की जगह GUG. ये आंसर आएगा. समझ में आ गया? सिकल सेल एनीमिया. Sickle cell anemia is the most common form of sickle cell disease, SCD. SCD is a serious disorder in which the body makes the sickle cell RBC, and sickle cell anemia due to the mutation of beta chain amino acid sequence is a change causing a change in molecular structure, particular point mutation at the 6th position of amino acid. Now it is converted into the glutamic acid is converted by valine by GAG and GUG. सिर्फ only single point mutation. Question number 37. बात करेंगे फॉर दी एम एन ब्लड ग्रुप. MnNL is 0.7, M is equal to P is equal to 0.7, N is equal to Q is equal to 0.3. So what is Mn? So P square plus 2PQ plus Q square as per Hardy-Weinberg law. P square 0.7 square, 2PQ 2P 0.7, Q 0.3 plus Q square 0.3 square, 0.49 plus 0.42 plus 0.9. Say for example 49%, 42% and 9%. आंसर आएगा PQ. PQ Mn. Mn is equal to PQ. That is called 2PQ. 2PQ is equal to 2. 0.7, 0.3, 7 3s are 21, 21 2s are 42. That's why it's called 42%. Is that clear, all of you? Question number 38. The inheritance of pattern of a gene over the generation among human is studied by the pedigree analysis. Character study in the pedigree analysis is equivalent to. Pedigree analysis क्यों करते हैं? Due to the Mendelian trait. Because the pattern of inheritance of Mendelian disorder can be traced through the pedigree analysis. चाहे वो X-linked dominant हो, चाहे वो Y-linked हो, चाहे वो X-linked recessive हो, चाहे वो autosomal dominant हो, चाहे वो autosomal recessive हो, चाहे वो मिटोकॉन्ड्रियल हो, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो, बट है तो मेंडेलियन ट्रेट. इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. In the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross of the number of phenotype and genotype. Dihybrid cross phenotype is a 4 and genotype is a 9 because 1 to 1, 2, 4, 2 and 1 to 1 is the ratio of genotypic ratio 3, 3, 6 and 3, 9. That's why it's called 9 genotypes and 4 phenotypes. Option 4 should be right. In the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotype and genotypes are 4 and 9 respectively. And last, question number 40. Using a single template molecule, how many DNA molecules are generated after 10 cycles of amplification of PR? If 10 cycles of amplification of PR, so you will put the value of 2 raised to n, where n is equal to 2 raised to 10, then your answer would be 1024 molecules. Option 1 should be right. I hope आपको ये क्वेश्चन पेपर का आंसर सेटिस्फैक्टरी लगाओ. तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. स्टूडेंट
for my growing channel. Thank you for your support, and we will meet again the Gujket test series paper number 3 in detail very soon. Thank you, students.